हेलो। हेलो बच्चों। आज जो अपन लेक्चर पढ़ रहे हैं वो पोलराइजेशन का ही है, ध्रुवन के टॉपिक का ही है। हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं कि हम जो अभी टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा ध्रुवन के तरीके, मेथड मेथड ऑफ द पोलराइजेशन के जो तरीके हम यूज करते हैं ध्रुवन करने के, ठीक है। उनमें से हम बात, तो हमने एक तो बात कर ली है परावर्तन द्वारा, हमने बात कर ली थी। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है किसके द्वारा? अपवर्तन द्वारा, ठीक है। तो जो हेडिंग है वो एक बार देख लेते हैं, फिर इस कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊंगा क्या कॉन्सेप्ट है। हेडिंग है पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन, ठीक है। आपका ये कोई मतलब नहीं है, ये मैनेजमेंट के लिए है कि सेकंड लेक्चर थर्ड लेक्चर जो भी है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा लेक्चर है। इसलिए ये आपका कोई मतलब का नहीं है। एस टू जो लिखा हुआ है ये मैनेजमेंट के लिए है, वीडियो अपलोड करने के लिए कौन सा होगा, ठीक है। बात हम ये कर रहे हैं कि हम जो मेथड पढ़ रहे हैं वो है पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन, द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवन, द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवन। अब क्या है अपवर्तन? तो आप जानते हो कि जब भी एक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही होती है, विरल से सघन में या सघन से विरल में, तो प्रकाश अपने पथ से मुड़ जाता है और कंडीशन के अनुसार या तो वो अविलंब की तरफ मुड़ता है या अविलंब से दूर हटता है, ठीक है। ये था अपवर्तन। तो अगर हम देखें कि द्वि अपवर्तन का नॉर्मल कॉन्सेप्ट देखें क्या होता है, तो मैं उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि आप एक प्रकाश किरण है और ये प्रकाश किरण जाना ऐसे चाहिए था, बैंड ऐसे हो गया। ये ऊपर कौन सा है? विरल है। और नीचे कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है बच्चों। तो ऊपर विरल माध्यम है, नीचे सघन माध्यम है। ये है मेरा आपतित प्रकाश है। और बच्चों ये कौन सा है मेरा? ये वाला, ये है अवर्तित, अवर्तित प्रकाश है, ठीक है ना। तो इंसिडेंट रे और ये कौन सा है? रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। अब यहाँ से एक रे आई और एक रे के अकॉर्डिंग ही बैंड हो गई, ठीक है ना। विरल से सघन, अगर ऊपर सघन होता नीचे विरल होता तो थोड़ी दूर हट जाती है विलंब से। तो ऐसा है, ये नॉर्मल रिफ्रैक्शन है, मतलब नॉर्मल अपवर्तन है। पर द्वि अपवर्तन का क्या मतलब है कि अगर आपका कोई प्रकाश स्रोत है, कोई प्रकाश किरण है और वो ऐसे आ रही है, ठीक है। तो ये ऐसे आ रही है, तो अब क्या होगा? द्वि अपवर्तन का मतलब है कि इसका दो पार्ट में डिवाइडेशन होना, दो रे के फॉर्म में। एक्चुअली इसको जाना कैसे चाहिए था? इसको जाना ऐसे चाहिए था। तो एक ऐसा, ऐसा हो सकता है, या एक ऐसा भी हो सकता है। ध्यान रखना आप। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ। तो बेसिकली क्या हो सकता है, मैं वो आपको समझा रहा हूँ। देखो कि अगर एक प्रकाश किरण आ रही है तो उस प्रकाश किरण से क्या होता है, दो रे बन रही है। अब वर्तन में कितनी रे बन रही है? दो, एक ये वाली, एक ये वाली, या दूसरी अंदर भी हो सकती है जनरली। तो अब आप देखो कि ये प्रकाश किरण आ रही है, इसमें एक प्रकाश किरण आपतित है और एक ही अपवर्तित हो रही है। परंतु इस वाले में क्या हो रहा है? एक ही आपतित है और दो अपवर्तित है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है आपको? तो इसको बोलते हैं द्वि अपवर्तन। ये तो सिंगल ही अपवर्तन है। तो द्वि अपवर्तन का मतलब क्या है? एक आपतित किरण होगी और उसमें दो अपवर्तित किरणें होंगी। इसको हम बोलते हैं द्वि अपवर्तित किरण या द्वि अपवर्तन बोलते हैं, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछता है कि द्वि अपवर्तन का क्या मतलब है? तो मतलब क्या है, जब भी कोई प्रकाश किसी सतह पर आपतित होती है और अपवर्तन के समय वो दो अपवर्तित प्रकाश में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। उसका अपवर्तन दो प्रकाश किरणों में होता है, तो इसको हम द्वि अपवर्तन कहते हैं। तो जब भी कोई प्रकाश, अगर मैं ध्रुवित अध्रुवित प्रकाश की बात करता हूं तो क्या बोलूंगा कि जब भी कोई अध्रुवित प्रकाश किसी सतह पर, या कैल्साइट क्रिस्टल, ये जो क्रिस्टल है पहले समझ लेते हैं फिर डेफिनेशन दूंगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एक अध्रुवित प्रकाश है और ये जो मैंने बना रखा है ये चौकोर साइज का, ये है कैल्साइट क्रिस्टल। आप जानते हो क्रिस्टल तो 2D होता नहीं है, वो 3D होता है। जनरली हम 3D ही मानते हैं क्योंकि मोटाई चौड़ाई दोनों ही होती है। तो यहाँ पर ना मोटाई चौड़ाई दोनों ही है, ठीक है बच्चों। बट हम क्या कर रहे हैं, हम
बोर्ड यूज कर रहे हैं इसे हम 2D के फॉर्म में दिखा रहे हैं, बट ये इसमें मोटाई चौड़ाई दोनों ही होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास अध्रुवित प्रकाश है, और जैसे ही अध्रुवित प्रकाश आपतित हो रहा है किसमें, इसमें तो अब देखो ये सतह है, ये वाला सतह है, ये आपतित किरण है, यहाँ पर ये सतह है, ठीक है, मोटाई चौड़ाई दोनों ही है, ये सतह है, और इसमें प्रकाश आपतित हो रही है। तो आप एक लाइन मत समझो, जैसे कि मैंने हाइगन के नियम बताया था, जो लाइन है एक सतह जैसा होता है चौड़ाई से, तो ये आपको दिखता है एक 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 लाइन है, पर ये पूरा सतह है। तो जब भी कोई प्रकाश ऐसे आ रही है, जैसे मान लो ये वाली है अध्रुवित प्रकाश किरण है, या बीम भी हो सकती है, ऐसे प्रकाश आ रही है, तो जैसे, और इधर क्या है, क्रिस्टल है, अंदर पूरा क्रिस्टल है, तो हुआ क्या, ये प्रकाश, ये जो प्रकाश है ये आई और आपतित हो गई, और आपतित हुई तो क्या हुई, यहां से आपतन के बाद ये दो भाग में बट गई, मतलब अपवर्तन दो पार्ट में हो गया, एक जिसमें सिर्फ एरो है और एक जिसमें सिर्फ डॉट है, ठीक है, और फिर ये बाहर निकल गई। तो यहाँ पर देखो आपतित किरण तो एक ही है, बट ये अपवर्तित है वो दो में है, तो इसको हम बोलेंगे द्वि अपवर्तन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखना है आपको, तो यहाँ पर देखो एरो और डॉट एक ही, सेम सेम है, एक ही में है, बट यहाँ पर इस वाले रे में सिर्फ एरो है और इस वाले रे में सिर्फ डॉट है। तो क्या ये जो रे जा रही है ये ध्रुवित है या अध्रुवित है, तो मैंने बोला सिर्फ एक कंपन हो, या कागज के तल के लंबवत हो या कागज के तल के समांतर हो, तो वो ध्रुवित होती है। तो ये भी ध्रुवित है और ये भी ध्रुवित है, तो जो बाहर प्रकाश निकलेगा वो दोनों ही ध्रुवित प्रकाश किरण होंगी, ये वाली ध्रुवित प्रकाश किरण होगी और ये वाली भी ध्रुवित प्रकाश किरण होगी। तो ये अध्रुवित प्रकाश और बाहर निकली दोनों ही क्या है, ध्रुवित प्रकाश है, ठीक है। तो अब डेफिनेशन देखें कि द्वितीय अपवर्तन द्वारा क्या है, द्वितीय अपवर्तन क्या है, तो जब भी कोई अध्रुवित प्रकाश किसी कैल्साइट क्रिस्टल पर आपतित होती है, तो अपवर्तन में दो अपवर्तित प्रकाश किरणें मिलती है। जब भी अध्रुवित प्रकाश किरणें कैल्साइट क्रिस्टल पर आपतित होती है, तो अपवर्तन में दो अपवर्तित प्रकाश किरणें मिलती हैं, ठीक है। तो इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का द्वि अपवर्तन, मतलब वो उसमें दो अपवर्तन हुए हैं, दो प्रकाश किरणों के फॉर्म में अपवर्तित हुई है। समझ में आया क्या आपको? ओके, आगे बात करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है पहली बात कि इसको हम क्या बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, इस एरो वाले को हम क्या बोलेंगे और इस डॉट वाले को हम क्या बोलने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनना, एक पॉइंट है हमारा कि एरो वाले को मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, एरो को हम क्या बोलते हैं और डॉट को हम क्या बोलते हैं। तो एरो को बोलते हैं हम कागज के तल के समांतर कंपन, याद है आपको, और इस प्रकाश किरण को, ये भी एक प्रकाश किरण है ना, और ये भी, इसको बोलते हैं असाधारण किरण। अब ये क्यों बोला जाता है उसकी बात मैं बताऊंगा आपको। तो फिलहाल इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये कंपन तो आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, इसको बोलते हैं कागज के तल के समांतर कंपन। और ये जो प्रकाश किरण का दूसरा नाम क्या हम दे रहे हैं, असाधारण किरण, स्पेशली नाम जानेंगे असाधारण किरण, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये जो डॉट वाले हैं इसको हम क्या बोलते हैं, तो इस डॉट वाले को बोलते हैं कागज के तल के लंबवत कंपन, बता चुका हूं मैं। डॉट वाले को क्या बोलते हैं, कागज के तल के लंबवत कंपन, और इसको हम बोलते हैं साधारण किरण। तो आपके पास कोई तीन चार क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन तो मैंने द्वि अपवर्तन क्या है वो तो बता ही दिया। दूसरा क्वेश्चन कि भाई इसको आप असाधारण क्यों बोल रहे हो और इसको आप साधारण क्यों बोल रहे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि भाई ऐसा होता क्यों है कि दो भाग में डिवाइड क्यों हो रहा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों की अपन बात करते हैं। तो एक बार डायग्राम ध्यान से देख लो आप। एक बार आप डायग्राम देखो, तब तक मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ हिसाब से।
हेलो, आई थिंक आपने डायग्राम देख लिया होगा बच्चों। ओके, आते हैं हम वापस पॉइंट पे आते हैं। देखो, अब इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है हमारे पास, पहले क्वेश्चन ये ऐसा हुआ क्यों, ठीक है? तो इस डायग्राम में आप ध्यान से देखो, मान लो कि आपके ऊपर ये बाहर एयर है, ठीक है ना? जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, एयर है, और ये एक कैल्साइट क्रिस्टल है, कैल्साइट क्रिस्टल है। तो मैंने बोला कि अगर भाई मान लो कि ये है ग्लास, ठीक है ना? अब ग्लास में ही अलग अलग ग्लास आती है, मोटी ग्लास आएगी, पतली ग्लास आएगी, तो दोनों का क्या होगा, अवर्तनांक अलग अलग होता है। 10th में आपने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है अवर्तनांक, वहां पे आपने ये पढ़ा हुआ है कि v इक्वल टू सी बाई म्यू। ये फॉर्मूला मैंने भी बता रखा है आपको। ये बताता है कि अगर कोई प्रकाश किरणें हैं हवा में, चाहे निर्वात मान लो, उसका वेग c है, तो जैसे ही आगे से गुजरता है और ये माध्यम चेंज जाता है, तो उसमें प्रकाश का वेग अब c नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा, और मान लो वो v है और इस माध्यम का वर्तनांक म्यू है, तो इसमें जो वेग होगा वो म्यू के अकॉर्डिंग ही घट जाता है। मतलब अगर इस माध्यम का वर्तनांक अलग अलग होगा तभी उसका वेग अलग अलग होगा, ठीक है? और वेग अलग अलग होगा तो वो बैंड भी, मतलब मुड़ेगा भी अलग अलग, ठीक है? तो अब यहाँ से देखो, अगर कोई प्रकाश किरण है जिसका आपतन कोण I1 है, दोनों में ही I1 मान रहा हूँ, ऊपर एयर है नीचे ग्लास है, ऊपर एयर है नीचे वाटर है, मान लेते एयर और ये वाटर है, ठीक है ना? तो इसमें जो बैंड होगा अपवर्तन का वो ज़्यादा होगा और इसमें कम, क्योंकि इसका अपवर्तनांक कम होता है और इसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। तो अपवर्तनांक कम है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 1.3 और ये है 5, ठीक बच्चों? अब 1.3 से सी में डिवाइड करोगे, देखो 3 इंटू 10⁸ और डिवाइड कर रहे हो 1.3 से, और इसी वाले टॉपिक में 3 इंटू 10⁸ में 1.5 से डिवाइड करोगे 3/2, तो इसमें वैल्यू कम आएगी और इसमें वैल्यू ज़्यादा आएगी। मतलब इसमें प्रकाश का वेग जब इस माध्यम से गुजर रहा होगा पानी से, तो वेग ज़्यादा होगा कंपेयर टू किसके, ग्लास में। तो वेग अलग अलग होने से झुकाव भी अलग अलग होता है, मुड़ना भी अलग अलग होता है। इसमें कम मुड़ेगा और इसमें ज़्यादा ज़्यादा मुड़ जाता है। क्या आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? श्योर आ रहा है ना? ओके, चलो आगे हम बात करते हैं, ठीक है? हुआ क्या आगे? तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया कि अगर माध्यम अलग होगा तभी जब आवर्तन में जो मुड़ना है अभिलंब की तरफ वो अलग अलग होगा। इसमें मुड़ा, उसमें कोण R1 बना और इसमें R2, तो ये कौन ज्यादा है, ये कम मुड़ा और ये ज्यादा मुड़ गया, तो इसमें वेग ज्यादा होगा, इसमें वेग कम होगा। श्योर। सेम काम यहाँ पर होता है कि जब भी आप कोई अध्रुवित प्रकाश इस क्रिस्टल में एंटर होता है, तो इस अध्रुवित प्रकाश में दो कंपन होते हैं, एक लंबवत कागज के तल के लंबवत और एक समांतर होता है। तो जैसे ही प्रकाश आपतित होता है और अंदर से गुजर रहा होता है, तो कैल्साइट क्रिस्टल, जैसे कांच है, कांच एक ही माध्यम आवर्तनांक उत्पन्न करता है हवा के लिए, ठीक है, या प्रकाश के लिए। बट यहाँ पे क्या हुआ, ये जो कैल्साइट क्रिस्टल है इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी होती है कि ये दोनों कंपन के लिए अलग अलग अपवर्तनांक की तरह कार्य करते हैं। मतलब कि ये जो कैल्साइट क्रिस्टल है वो समांतर वाले कंपन के लिए अलग अपवर्तनांक देगा। इसलिए जब समांतर वाली प्रकाश किरणें गुजरेंगी किससे, कैल्साइट क्रिस्टल से, तो उसका वेग अलग होगा, वो अलग मुड़ेगा अभिलंब की तरफ, अलग कम उसके कंपेयर में अलग मुड़ेगा। किसके तो कंपेयर में, लंबवत। तो डॉट वाला जब गुजरेगा उसके लिए यही कैल्साइट क्रिस्टल समांतर की तुलना में अलग आवर्तनांक देगा। मतलब ये कैल्साइट क्रिस्टल दोनों के लिए अलग अलग आवर्तनांक दे रहा है, तो अलग अलग पदार्थ की तरह कार्य कर रहा है, ऐसा मान लो कि अलग अलग आवर्तनांक का मतलब अलग अलग पदार्थ कार्य कर रहा है। तो ये कैल्साइट क्रिस्टल दोनों कंपन के लिए, कागज तल के समांतर और कागज तल के लंबवत, कैसे कार्य कर रहा है? तो आंसर है वो कार्य कर रहा है अलग अलग पदार्थ की तरह कार्य कर रहा है, मतलब अलग अलग आवर्तनांक दे रहा है। तो क्या दोनों का आवर्तनांक होगा अलग अलग है, तो क्या दोनों अभिलंब की तरफ सेम मुड़ेगी या अलग अलग मुड़ेगी? अलग अलग मुड़ेगी। और अलग अलग मुड़ेगी तो उसका वेग भी अलग अलग होगा। तो एक पॉइंट और भी आ जाता है कि दोनों जो है ना, ये डॉट वाले और एरो वाले, जब वो निकले, जब उनका आवर्तन हो रहा होता है,
तो उनका वेग क्या होता है, अलग अलग होती है। समझ में आया नहीं आया? तो पहली बात तो ये क्लियर है कि क्यों दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो आंसर है कैल्साइट क्रिस्टल दोनों कंपन के लिए अलग अलग पदार्थ की तरह कार्य करता है, अर्थात अलग अलग अपवर्तनांक देता है, और अलग अलग अपवर्तनांक देने से उनका वेग अलग अलग हो जाएगा और वो अलग अलग मूर्ति है, ऐसा होता है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई आपने इसे असाधारण किरण और इसको साधारण किरण क्यों बोला? तो इसका आंसर ये है कि हम साधारण किरण किसे बोलते हैं, तो हम साधारण किरण उसे बोलते हैं जो अपवर्तन के नियम का, सॉरी, हाँ, अपवर्तन के नियम का पालन कर रहे हैं, मीन्स रिफ्रैक्शन के नियम का पालन करते हैं। और रिफ्रैक्शन का नियम कौन सा है? स्नेल का नियम। और एक और था जिसमें हमने बताया था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, जो कि हम 10 से पढ़ते आ रहे हैं। तो वो दोनों लो, स्नेल लो और वो लो, दोनों लो को अगर कोई किरण फॉलो करती है तो उसे हम बोलते हैं साधारण किरण, अगर फॉलो नहीं करती तो वो असाधारण किरण। तो ये जो एरो वाला है ना, तो जिसे हम बोल रहे हैं कागज के तल के समांतर कंपन, ये असाधारण किरण इसलिए है क्योंकि बच्चों ये स्नेल के नियम का पालन नहीं करता है। जबकि ये जो डॉट वाला है ना, जिसे हम बोलते हैं कागज के तल के लंबवत कंपन, ये डॉट वाला है वो स्नेल के नियम का पालन करता है या अपवर्तन के नियम का पालन करता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं साधारण किरण। तो क्या आपको दो पॉइंट समझ में आया कि साधारण किरण और असाधारण किरण किसके आधार पर है? तो किरण किरण जो बाहर निकल रही है, उनमें से जो स्नेल के नियम या अपवर्तन के नियम का पालन करेगा उसको हम बोलते हैं क्या? साधारण किरण। और जो पालन नहीं करेगा उसे हम बोलते हैं असाधारण किरण। दोनों पॉइंट समझ में आ गया आपको? ठीक है, कंफर्म? तो अब आपसे पूछे साधारण किरण क्या है, असाधारण किरण क्या है, तो क्या आंसर दोगे आप? अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि साधारण किरण क्या है और असाधारण किरण क्या है, तो क्या आप आंसर मुझे दे सकते हो? तो साधारण किरण कई बार बोर्ड एग्जाम पूछ लेता है कि साधारण किरण और असाधारण किरण में अंतर बताएं। तो साधारण किरण वो किरणें हैं जो स्नेल के नियम का पालन करती है या अपवर्तन के नियम का पालन करती है, साथ में जिसमें कंपन कागज के तल के लंबवत होता है। और असाधारण किरण कौन सी होती है? जो प्रकाश के अपवर्तन के नियम का पालन या प्रकाश के स्नेल के नियम का पालन नहीं करती है, ठीक है, तथा जिसमें क्या होता है, कंपन कागज के तल के समांतर कंपन होता है, वो हमारी जो किरण है वो हमारी किरण असाधारण किरण होती है। ठीक है, तो ओवरऑल इससे क्या 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 नॉलेज मिले? पहला कि साधारण किरण असाधारण किरण दोनों अलग है, क्यों है, रीजन बता दिया। दूसरा, दोनों का वेग अलग अलग होगा। ठीक है, क्या हमेशा साधारण किरण का वेग ज्यादा होगा असाधारण की तुलना में, या असाधारण का ज्यादा होगा साधारण की तुलना में? तो इसका आंसर है ये डिपेंड करता है कैल्साइट क्रिस्टल किस टाइप का है, सॉरी, क्रिस्टल किस टाइप का है। तो कई क्रिस्टल धनात्मक क्रिस्टल होते हैं और कई क्रिस्टल ऋणात्मक होते हैं। अब धनात्मक ऋणात्मक क्या है, एक लेक्चर में मैं समझाऊंगा, एक्स्ट्रा मैं समझाऊंगा। तो कुछ क्रिस्टल धनात्मक होते हैं और कुछ क्रिस्टल ऋणात्मक होते हैं। तो कुछ में तो क्या होता है कि साधारण किरण का वेग ज़्यादा होता है और कुछ में असाधारण किरण का वेग जाता है। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि क्रिस्टल धनात्मक है या ऋणात्मक है। ये मैं आपको धनात्मक ऋणात्मक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है। तो फिलहाल ये पॉइंट समझ में आया, एक बार ये देख लो पॉइंट, फिर अपन बात करते हैं ऑप्टिकल एक्सेस की, प्रकाशीय अक्ष की बात करेंगे। इस पॉइंट की हम बात करेंगे। देखिए, अक्ष का मतलब तो आप जानते हो, जैसे हम टूडे कोऑर्डिनेट एक्सेस में बात करते हैं तो ये है एक्स वाई और ये है जेड। ऐसे ही जब ऑप्टिकल, जैसे अगर सिलेंडर के फॉर्म में बात करें, ठीक है ना, तो एक अक्ष से ये ऐसे है, एक ऐसे है, तो बहुत सारी अक्ष होती है। ऐसे ही कैल्साइट क्रिस्टल, अगर मैं ऐसा डायग्राम बनाता हूँ, मान लो कि ये वाला डायग्राम बनाता हूँ, तो इस क्रिस्टल में एक अक्ष ऐसा होता है, मान लो कि वो ये वाला अक्ष है, ठीक है ना। एक अक्ष ऐसा होता है, अभी फिलहाल इसमें नहीं बता सकता, 3D डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, तो एक्स्ट्रा टाइम कभी मिलेगा या आप लोग जब आओगे क्लास, रेगुलर क्लास, तो वहाँ पर मैं आपको लैपटॉप के अकॉर्डिंग समझाऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक अक्ष ऐसा होता है, जैसे मान लो ये वाला हो गया या ऐसे हो गया या ऐसा कोई सा एक अक्ष, पर्टिकुलर अक्ष ऐसा होता है
जिसमें अगर लाइट इंसिडेंट हो और जिसके अकॉर्डिंग वो लाइट जा रही हो, तो उसमें अध्रुवीय जो प्रकाश है आपका ध्रुवित तो होगा, बट उसमें स्प्लिट नहीं होगा। जैसे कि इस वाले में स्प्लिट हो रहा है, दो पार्ट में बट रहा है, ठीक है ना। इसमें प्रकाश स्प्लिट नहीं होती है, मतलब दो पार्ट में बटते नहीं है, आपको सीधा जाता हुआ दिखेगा। तो इससे क्या मतलब समझ में आया कि प्रकाशीय अक्ष क्या है। तो कैल्साइट क्रिस्टल में प्रकाशीय अक्ष एक दिशा होती है। प्रकाशीय अक्ष क्या होती है? एक दिशा होती है, जिसमें यदि अपवर्तित प्रकाश उस दिशा के अनुसार जाए। पहली बात, प्रकाशीय अक्ष क्या है? तो कैल्साइट क्रिस्टल में प्रकाशीय अक्ष एक दिशा होती है, जिसके अनुसार यदि अपवर्तित, मतलब ये आपतित हो गई और यहाँ से इस अगर अपवर्तित होते समय ये इधर से गुजरी, तो अपवर्तित होते समय अगर उस दिशा से गुजरेगी तो डबल रिफ्रैक्शन, द्वि अपवर्तन नहीं होता है। मतलब पैरेलल जो है समांतर कंपन और जो लंबवत कंपन है वो दो पार्ट में नहीं डिवाइड होते हैं, वो दोनों साथ साथ ही जाते हैं। समझ में आया? अगर साथ साथ जाते हैं तो मतलब क्या है, कहने का मतलब है ये कैल्साइट क्रिस्टल अब डॉट वाले के लिए भी और एरो वाले के लिए भी, मतलब समांतर कंपन के लिए और लंबवत कंपन के लिए, दोनों के लिए एक ही पदार्थ की तरह कार्य करता है, एक ही आवर्तनांक ऑफर करता है, इसलिए उनका बैंडिंग नहीं होगा, उनका वेग में अंतर नहीं होगा। तो आपसे पूछा जाए प्रकाशीय अक्ष क्या है, तो प्रकाशीय अक्ष ऐसा अक्ष होता है या ऐसी दिशा होती है कैल्साइट क्रिस्टल में, यदि कोई अपवर्तित प्रकाश उस दिशा से गुजरे तो द्वि अपवर्तन नहीं होता है। अर्थात उस कंडीशन में, ठीक है, उस कंडीशन में दोनों कंपनों के लिए अलग अलग वेग प्रदान नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ। तो प्रकाशीय अक्ष क्या है? प्रकाशीय अक्ष वह अक्ष या दिशा होती है किसी भी कैल्साइट क्रिस्टल में, यदि कोई अपवर्तित प्रकाश उससे गुजरती है तो पदार्थ कैल्साइट क्रिस्टल उनके लिए अलग अलग अपवर्तनांक नहीं ऑफर करता, अर्थात अलग अलग पदार्थ की तरह कार्य नहीं करता। इसलिए दोनों ही कंपन, समांतर कंपन और लंबन करने कंपन के लिए एक ही वेग होगा, और एक ही वेग होगा तो दोनों साथ साथ में ही जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि जैसे एक, मान लो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना, और जैसे इस डायरेक्शन से अकॉर्डिंग आ रही है प्रकाश, मान लो ए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक रे ऐसे चली गई और एक रे ऐसे चली गई, दो में हो गया डिवाइड। बट आपने क्या किया, एक एंगल, आपतित प्रकाश के एंगल चेंज कर दिया और आपने डायरेक्शन ये ले लिया, मान लो ऐसे ले लिया, ठीक है, या मान लो कि ऐसे ले लिया, लंब के अकॉर्डिंग ले लिया, तो ये सीधी जा रही है, चली गई। तो अब मान लो कि हमने मान लिया, या फिर ऐसे मान लो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपने लाइट को लिया, ऐसे या ऐसे, उस केस में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगी, मतलब उसके दो पार्ट फॉर्म नहीं होने वाले हैं, ठीक है, दोनों किरणें साथ जाएगी। अर्थात क्या है, अब इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब ये कैल्साइट क्रिस्टल दो अपवर्तनांक की तरह कार्य नहीं करता है। तो प्रकाशीय अक्ष क्या है? प्रकाशीय अक्ष किसी कैल्साइट क्रिस्टल की वह दिशा, इसके अंदर वह दिशा या अक्ष होती है जिस पे यदि अपवर्तित प्रकाश गुजरे तो जो कैल्साइट क्रिस्टल है वो अलग अलग अवर्तनांक दोनों को नहीं देता है, एक ही पदार्थ की तरह कार्य करता है, जिससे दोनों का वेग समान होगा और वो एक ही दिशा में साथ साथ चलती है, मतलब द्वि अपवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आज के लेक्चर में अपन जो बात कर रहे थे यही बात कर रहे हैं, इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक है निकोल प्रिज्म, उसकी बात करें। थैंक यू।